दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, रैली में लगे मुस्लिम विरोधी नारे, बीजेपी नेता किए गए गिरफ्तार। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में एक रैली में मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाने के खिलाफ पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की सांप्रदायिक गतिविधियों पर बीजेपी लगाम क्यों नहीं लगा रही। अश्विनी उपाध्याय दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 8 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर के पास बिना पुलिस की अनुमति लिए एक रैली आयोजित की। रैली में कई लोगों ने हिस्सा लिया और मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक नारे लगाए गए। गिरफ्तार होने से पहले अश्विनी उपाध्याय ने इन नारों को लगाने वालों से खुद को अलग करते हुए बयान दिया था कि वो इन लोगों को नहीं जानते। बीजेपी से संबंध मीडिया रिपोर्ट्सों में बताया गया है कि आयोजन में सांप्रदायिक नारे लगाने वालों में से एक का नाम उत्तम मलिक है। मलिक के अलावा पुलिस को और भी लोगों पर शक है। आपको बता दें कि उपाध्याय के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने खेला ट्रंप कार्ड। ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष भी दे रहा साथ। यहाँ आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक और राजनीतिक दांव खेल दिया है। केंद्र सरकार ने संसद में संविधान विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक के पास होने के बाद जहां पर राज्यों को एक बार फिर ओबीसी सूची में किसी भी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार मिल जाएगा, तो वहीं इसे सरकार की पिछड़ों में पकड़ और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस विधेयक का खुला समर्थन करने का भी ऐलान कर चुका है। ऐसे में सरकार को संविधान संशोधन पास कराने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेल को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा। इसका असर राज्यों की सियासत पर पड़ेगा और भाजपा इसे वोट में बदलने की पूरी कोशिश करेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर मोदी सरकार का यह दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले सरकार ने मेडिकल के केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। यादव को छोड़कर दूसरी पिछड़ी जातियां भाजपा को वोट करती रही हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर ओबीसी मतदाताओं का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बसपा ने ओबीसी जनगणना की मांग कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में ओबीसी भाजपा से छिटकता है तो चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है। इसलिए भाजपा अपना वोट बैंक बरकरार रखना चाहती है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशें फिर से तेज। कपिल सिब्बल के घर पर जुटा पूरा विपक्ष। यहाँ आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशें और तेज हो गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। उन्होंने ये दावत अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी थी, पर इस रात्रि भोज को विपक्षी एकता से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि इसमें कई नेता शामिल हुए हैं। कपिल सिब्बल की दावत पर उनके घर पहुंचने वालों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, रालोद नेता जयंत चौधरी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डीएमके के साथ कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर और आनंद शर्मा डिनर में पहुंचे। ये दोनों नेता कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल कपिल सिब्बल कई मौके विपक्षी एकता की वकालत कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि विपक्ष के उन दलों को भी साथ आना चाहिए जिन्होंने कई कारणों से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा था कि वो इन दलों को साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलने की कवायद अब काफी तेज हो गई है। किसी तरीके से यूपी से बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपका क्या मानना है? क्या यूपी में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है या फिर विपक्ष अपना दांव चलेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, रामविलास पासवान के बंगले से बेदखल होंगे चिराग पासवान, खाली करने का मिला आदेश। ये आपको बता दें कि अपने पिता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में ही किनारे लग चुके चिराग पासवान को अब दिल्ली के बंगले को खाली करने का भी नोटिस मिला है। वो दिल्ली में अपने पिता के नाम पर आवंटित हुए बंगले में मां के साथ रह रहे थे,
लेकिन अब हाउसिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट ने उन्हें 12 जनपद स्थित बंगले को खाली करने का नोटिस भेज दिया है। फिलहाल रामविलास पासवान की पत्नी, बेटे चिराग पासवान और कुछ अन्य परिजन इस बंगले में रह रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र की मोदी सरकार में उनके छोटे भाई पशुपति पारस को जगह दी गई है, जबकि चिराग पासवान को उनकी ही पार्टी के नेताओं ने अध्यक्ष पद से भी बेदखल कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान और उनकी मां को पहले बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। इसके बाद 14 जुलाई को आदेश पारित किया गया है। हालांकि चिराग पासवान को सांसद के तौर पर एक और बंगला मिला हुआ है। इसके बाद भी वो 12 जनपद वाले बंगले में ही रह रहे हैं। ये बंगला लुटियन दिल्ली में बने सरकारी बंगलों में सबसे बड़े आवासों में से एक है। ये बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का आधिकारिक पता भी रहा है। इसे रामविलास पासवान पार्टी कार्यालय के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल रामविलास पासवान के बंगले को अब चिराग पासवान को खाली करना होगा। और बड़ी खबर, खत्म होगी आरक्षण की 50% की सीमा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाई लोकसभा में मांग। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मंगलवार को आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाए जाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने पर तुरंत विचार करे, ताकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल सके। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए ये आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की गलती के कारण ही ये विधेयक लाना पड़ा है तथा वह उत्तर प्रदेश एवं कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर भी इसे लाई है। आपको बता दें कि उन्होंने पेगासस जासूसी मामले को उठाते हुए कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए सहमत होती है तो गतिरोध नहीं होता। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह विषय पर बोले। चौधरी ने कहा कि हम इस विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे हैं क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें 2/3 बहुमत का समर्थन की जरूरत है। एक जिम्मेदार दल है, इसलिए हम इसमें भाग ले रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अतीत की अपनी पार्टी की सरकारों के समय ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। आपको बता दें कि फिलहाल ओबीसी आरक्षण में 50% की सीमा को भी हटाए जाने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, कश्मीर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले जम्मू कश्मीर को दिया जाए पूर्ण राज्य का दर्जा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भी की मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने गांदेरबल में खीर भवानी मंदिर में दर्शन और हजरतल दरगाह पर सजदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और पूर्ण राज्य की बहाली की मांग करते हैं और यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भी मांग करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। और ये बड़ी खबर, गांधी जी से जुड़ी हर चीज को खत्म करने की तैयारी, साबरमती आश्रम तोड़ने पर बोले अशोक गहलोत। ये आपको बता दें कि महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृतियों वाले साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के गुजरात सरकार के प्लान का कांग्रेस ने तगड़ा विरोध किया है। कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम को गिराने का फैसला चौंकाने वाला है। ये राजनीतिक फैसला लगता है। पीएम मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए और इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अशोक गहलोत ने गुजरात सरकार के इस फैसले को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करार दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम को गिराकर म्यूजियम बनाने का गुजरात सरकार का फैसला चौंकाने वाला और गलत है। आपको बता दें कि फिलहाल अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि साबरमती आश्रम की पवित्रता को खत्म करना बापू का अपमान है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी सरकार शायद गांधी जी से जुड़ी हर चीज को खत्म करना चाहती है। ऐसा कोई भी फैसला गलत होगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसके लिए माफ नहीं करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी को तत्काल इस मामले में दखल देना चाहिए और ऐतिहासिक आश्रम को तोड़े जाने से रोकना चाहिए। और ये बड़ी खबर, पेगासस जासूसी कांड पर पहली बार सरकार ने संसद में दिया बयान। एनएसओ से किसी भी लेन देन से किया साफ इनकार। यहाँ आपको बता दें कि पेगासस जासूसी कांड में पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर से संसद में बयान देकर साफ कर दिया है कि इस ऐप को बनाने वाली कंपनी एनएसओ से कोई भी लेन देन नहीं किया है। हालांकि ये बयान सिर्फ रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, जबकि देश की बड़ी खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय और पीएमओ के अंतर्गत आती हैं। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री
मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी से कोई भी लेन देन नहीं किया है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर से संसद में पेगासस जासूसी कांड पर कोई बयान दिया गया है। जब से देश के राजनेताओं, विपक्षी नेता, पत्रकार और एनजीओ के फोन टैपिंग का मामला सामने आया, तब से ही विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। दरअसल एनएसओ इजराइल की एक जानी मानी कंपनी है जो पेगासस नाम का एक ऐप बनाती है। इस ऐप का इस्तेमाल मोबाइल फोन में सेंध लगाकर जासूसी करने के लिए किया जाता है। कंपनी का दावा है कि इस ऐप को वो दुनिया भर की सरकारों को ही बेचती है। आपको बता दें कि लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि एनएसओ से उसका कोई भी लेन देन नहीं हुआ। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भी की आरक्षण की 50% सीमा हटाने की मांग, दिया पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा। यहां आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाले बिल पर बहस के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण की 50% सीमा को भी खत्म करने की मांग की। उन्होंने उत्तर प्रदेश से आने वाले बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग भी मानते होंगे कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शायद मंत्री पद मिलने के चलते ऐसा ना कहें। लेकिन पिछड़ों का विकास एक या फिर दो लोगों को मंत्री पद मिलने से नहीं होता है, बल्कि सभी को रोजगार के अवसर मिलने से होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि ये सरकार जातिगत आधार पर जनगणना नहीं करवाती है तो फिर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम ऐसा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोगों को भ्रमित करने का काम करती रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी सरकार को पिछड़ों ने ही बनाया था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारे समाज की सच्चाई है कि जाति की सीमा में रहकर ही हम काम करते हैं। हमारी मांग है कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमारी चाहे जितने सांसद बने हों, लेकिन अगली सरकार यूपी में हमारी ही बनेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।